नमस्कार दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके सेक कैटेगरी के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट सृजनात्मक लेखन को लेकर के। और जैसा कि आप सभी मेरी स्क्रीन पे साफ साफ देख पा रहे हैं, आज का वीडियो लेक्चर वन शॉट वीडियो लेक्चर होने वाला है। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग आज के वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करें उससे पहले बुनियादी तौर पे दो तीन चीजें हैं जो आप सभी को समझ लेना बड़ा जरूरी है। एक तो ये कि इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर रेगुलर के स्टूडेंट है, एसएल के स्टूडेंट है या एनसी वेब के स्टूडेंट है, ना ही इस चीज से कोई फर्क पड़ेगा कि आप लोग बीए के स्टूडेंट है या बीकॉम के स्टूडेंट है, प्रोग्राम के स्टूडेंट है या ऑनर्स के स्टूडेंट है। ना ही आपके सेमेस्टर से कुछ लेना देना है। बस आपको ध्यान ये देना है, अगर आप सभी के पास सेक कैटेगरी के अंदर सृजनात्मक लेखन नाम का सब्जेक्ट है, तो आज का ये सेशन, आज का ये वीडियो आप सभी तमाम कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जैसा कि आप सभी इस वीडियो को देख रहे हैं अंडर द टाइटल इस बार 9CG पेपर, तो ये एक ऐसा वन शॉट लेक्चर होता है जहां पर हम आपके पिछले 10 ईयर के पीवाईक्यूज को एनालिसिस करने के बाद वो तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं जिनके इस बार आपके फाइनल एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। इसका मतलब आज के वीडियो लेक्चर के अंदर जो जो क्वेश्चंस मैं आप सभी को प्रोवाइड करने वाला हूं वो आप सभी के एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी होने वाले हैं। इसी कड़ी में जो हमारा पहला क्वेश्चन है दैट इज द मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र और समाज शास्त्र क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से दो तरीके के सवाल बन सकते हैं। एक तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा, जैसे यहाँ पे पूछा गया है मनोविज्ञान क्या होता है, दर्शन शास्त्र क्या होता है और समाज शास्त्र क्या होता है। उसके बाद एक सवाल ये बन सकता है इन दोनों के बीच, इन तीनों के बीच में या इनमें से कोई दो के बीच में आपको डिफरेंस करना है, अंतर करना है। तो दोनों सवाल आपको अच्छे से हैंडल करने आने चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग यहाँ पे बात करते हैं मनोविज्ञान, मनोविज्ञान का मतलब होता है साइकोलॉजी। अगर आप लोग दर्शन शास्त्र की बात करते हैं तो दर्शन शास्त्र का मतलब फिलोसफी, आप सभी ने सुना होगा। उसके बाद आपका समाज शास्त्र जिसको आप लोग सोशियोलॉजी कहते हैं। तो इन तीनों का अपना एक मीनिंग होता है, अपना एक अर्थ होता है। जैसे सबसे पहले अगर आप लोग मनोविज्ञान दैट इज द साइकोलॉजी की बात करते हैं, तो साइकोलॉजी वो विषय होता है, वो सब्जेक्ट होता है जहां पर हम एक ह्यूमन बीइंग के, मनुष्य के मन, सोच, भावना और व्यवहार का अध्ययन करते हैं। समझ में आया? यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं सर मनोविज्ञान वह विषय है जहां पर मनुष्य के मन, उसकी सोच, उसकी भावना और उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यह समझने की कोशिश करता है कि इंसान कैसे सोचता है, किस तरीके से महसूस करता है और अलग अलग परिस्थितियों में कैसे व्यवहार करता है। ये तमाम चीजों की जानकारी आपको कहाँ पे देखने को मिलती है? साइकोलॉजी के अंदर, यानी कि मनोविज्ञान के अंदर देखने को मिलती है। कुछ उदाहरण से आप लोग समझ सकते हैं, लोग डरते क्यों हैं, गुस्से को कैसे नियंत्रित किया जाता है, याददाश्त कैसे काम करती है। ये कुछ ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब आपको कहाँ पर खोजने होते हैं? मनोविज्ञान के अंदर खोजने होते हैं। वहीं अगर आप लोग यहाँ पर अपने दर्शन शास्त्र की बात करते हैं, फिलोसफी की बात करते हैं, तो फिलोसफी अपने आप में वो विषय होता है, वो सब्जेक्ट होता है जहां पर हम लोग जीवन, दर्शन, आप लोग जीवन कह सकते हैं, सत्य कह सकते हैं, ज्ञान कहते हैं, इनसे संबंधित जितने भी सवाल है ना उनके जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। यानी कि दर्शन शास्त्र वह विषय है जिसमें जीवन, सत्य, ज्ञान, नैतिकता और अस्तित्व जैसे गहरे प्रश्नों पर विचार किया जाता है। और ध्यान दीजिएगा, यह क्यों और क्या सही है जैसे सवालों के उत्तर खोजता है। जैसे आप लोग उदाहरण की बात करें तो आप लोग क्या कह सकते हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है, पर्पस ऑफ द लाइफ क्या है, सही और गलत क्या है, सत्य क्या है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपको कहां पर खोजने को मिलते हैं? सर दर्शन शास्त्र के अंदर, फिलोसफी के अंदर खोजने को मिलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप लोग समाज शास्त्र की बात करते हैं तो समाज शास्त्र वह विषय होता है जहां पर आप लोग समाज, सामाजिक संबंधों, समूहों और सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं। और यह विषय समझाता है कि समाज लोगों की सोच और जीवन को कैसे प्रभावित करता है। समाज एग्जैक्टली लोगों के सोचने के नजरिए को और उनकी जीवन को कैसे प्रभावित करता है, यहाँ
यहाँ पर इन चीजों की सीख आपको मिलती है। इसके अलावा समाज में जैसे आप लोग एग्जाम्पल की बात करें तो अपराध क्यों बढ़ते हैं, परिवार और संस्कृति का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस तरीके के सवालों के जवाब आपको सोशियोलॉजी के अंदर देखने को मिलते हैं। सोशल मीडिया समाज को कैसे बदल रहा है, तो कुछ कुल मिलाकर के ये बेसिक बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक बेसिक एग्जाम्पल है जिनको आपको गो थ्रू करना है ताकि आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर इनको आराम से टैकल कर सके। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन अगर आप लोग देखेंगे तो जो मैंने आपको बताया था वही है, समाज शास्त्र और दर्शन शास्त्र के बीच में आपको अंतर स्पष्ट करना है। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको अंतर स्पष्ट करने वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो कोशिश कीजिए आप लोग टेबुलर फॉर्म में आंसर दे। जैसे सबसे पहले आपको आधार ले लेना है कि जो आप लोग बात करेंगे किस आधार पे करेंगे। यहाँ पे मैंने समाज शास्त्र की बात की है, यहाँ पे मैंने आपके दर्शन शास्त्र की बात की। सबसे पहले आधार आपका अर्थ है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं समाज शास्त्र समाज, सामाजिक संबंधों और सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है, वही दर्शन शास्त्र जीवन, सत्य, ज्ञान और नैतिकता जैसे मूल प्रश्नों का अध्ययन करता है। समझ में आया। इसी तरीके से अगर आप लोग मुख्य विषय की बात करते हैं तो यहाँ पे समाज और मनुष्य का सामाजिक जीवन मुख्य विषय रहता है। अगर आप लोग फिलोसफी की बात करते हैं तो यहाँ पे विचार, तर्क और अस्तित्व जैसे मुख्य विषयों को समझना होता है। ठीक है, इसी तरीके से अध्ययन का तरीका अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो यहाँ पे वैज्ञानिक और व्यवहारिक दोनों तरीके रहते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका तार्किक और चिंतनशील तरीका रहता है। ठीक है, यहाँ पे तर्क पे बात होती है और चिंतनशील तरीका आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। वहीं अगर आप लोग उद्देश्य की बात करते हैं तो सोशियोलॉजी का उद्देश्य रहेगा समाज की समस्याओं और संरचना को समझना। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या समझना है, समाज को समझना है और समाज की संरचना और समझ वहां पे समस्याओं को समझना है। वहीं अगर आप लोग फिलोसफी की बात करते हैं जीवन और सत्य के अर्थ को समझना होता है। ठीक है, इसी तरीके से केंद्र बिंदु की बात करते हैं तो आपका समाज और समूह केंद्र बिंदु में रहता है। यहाँ पर व्यक्ति के विचार और सार्वभौमिक सत्य यूनिवर्सल ट्रूथ आपके सेंटर में रहता है। उदाहरण की अगर आप लोग बात करते हैं परिवार हो गया, संस्कृति हो गया, अपराध शिक्षा हो गया, ये कुछ ऐसे विषय हैं जो आपको सोशियोलॉजी के अंदर देखने को मिलते हैं। सत्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, ये उदाहरण किसके हैं सर, ये आपके बेसिकली आपके फिलोसफी यानी कि दर्शन शास्त्र के एग्जांपल है। ठीक है, तो ये आपका एक फॉर्मेट मैंने दिया। देखिए इसी तरीके से फॉर्मेट में आपको चीजों को अरेंज करना है अगर एग्जामिनर आपसे कहता है कि आपको अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स बिल्कुल बेसिक सा आपका ये क्वेश्चन था जिसको आप लोग इजीली अपने फाइनल एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से टैकल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन काफी अहम रहेगा, गीत क्या होता है और इसके मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, गीत की अगर आप लोग बात करते हैं साहित्य की वह काव्य विधा है। गीत अपने आप में साहित्य की एक काव्य विधा है जिसमें कवि अपनी भावनाओं, विचारों और अनुभव को लय, संगीत और मधुर शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है। समझ में आया। यानी कि गीत की अगर आप लोग बात करते हैं तो साहित्य की जब आप लोग बात करते हैं तो साहित्य के अंदर काव्य विधा का आपका एक पार्ट है क्या, गीत। ठीक है, तो आप लोग कह सकते हैं गीत साहित्य की वह काव्य विधा है जिसमें कवि अपनी भावना, अपने विचार, अपने अनुभव को लय, संगीत और मधुर शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है। गीत सामान्यतः गाए जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, गीतों को सामान्य गाया जा सकता है और इनमें भावात्मक अभिव्यक्ति अधिक होती है, यानी कि भाव बहुत ज्यादा झलकते हैं। इनको आप लोग क्या बोलते हैं, गीत बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक सा डेफिनेशन है कि भाई साहब गीत क्या होता है, साहित्य की वह काव्य विधा जिसमें कवि है अपनी भावनाओं, विचारों और अनुभव को लय, संगीत और मधुर शब्दों में या मधुर शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है और इनको अमूमन गाया जा सकता है और यहाँ पर भावात्मक अभिव्यक्ति अधिक देखने को मिलती है। अगर आप लोग यहाँ पे इनके तत्व की बात करते हैं कि भाई साहब गीत के तत्व क्या होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा जैसे आपका इमोशन है, भाव है, वो पहला तत्व होता है। गीत में प्रेम हो गया, दुख हो गया, सुख हो गया, यानी कि दुख, खुशी, भक्ति आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, तो गीत के अंदर आपको सारी चीजें देखने को मिलती है। ठीक है ना, प्रेम से रिलेटेड गीत देखने को मिल जाएगा, दुख से, खुशी से या भक्ति से रिलेटेड गीत आपको देखने को मिल जाएगा। तो पहला तत्व क्या है, इमोशन है या भाव है। इसी तरीके से सेकंड तत्व क्या रहेगा सर, लय रहेगा जिसको आप लोग रिदम कहते हैं। रिदम का मतलब क्या होता है, गीत में शब्दों का एक ऐसा कर्म होता है जिसमें मधुरता और ताल उत्पन्न होता है। समझ में आया ना, गीत को इस तरीके से एक तरीके से सीक्वेंस में लगाया जाता है कि यहाँ पे आपको मधुरता देखने को मिलती है और इसकी वजह से ताल उत्पन्न होता है। ठीक है, अगर आप लोग तीसरे बात की बात करते हैं, तीसरे तत्व की बात करते हैं तो वो आपका रहता है संगीतात्मकता। ठीक है, संगीतात्मकता मतलब क्या होता है, गीत गाने योग्य होते हैं और उनमें संगीत का गुण होता है, ये हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, इसी तरीके से भाषा की सरलता, जो गीत की भाषा है वो सामान्यतः मधुर होती है, सरल होती है और काफी प्रभावशाली होती है। इसी तरीके से कल्पना
कल्पना का मतलब होता है इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी जिसको कहते हैं ना। गीत में सुंदर कल्पनाओं और चित्रात्मक वर्णन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इमेजिनेशन आपको गीत के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। अगर आप लोग संक्षिप्तता की बात करते हैं तो गीत सामान्यतः छोटे और सारवर्गित होते हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखना है। गीत क्या होता है और गीत के अंदर कौन कौन से तत्व अवेलेबल होते हैं, जैसे आपका भाव हो गया, लय हो गया, संगीतात्मकता हो गया, भाषा की सरलता हो गया, कल्पना हो गया और संक्षिप्तता हो गया, यानी कि आपका सिंप्लिसिटी हो गया, ठीक है। ये बेसिक पॉइंट है जिनको अगर आप लोग एक बार गो थ्रो करेंगे तो 101% आप लोग अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर बहुत आराम से आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोई लेंथी आपका आंसर मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, टू द पॉइंट बातें कर रहा हूँ। और क्योंकि सब्जेक्ट आपका एक तरीके से हिंदी है ना, तो हिंदी के अंदर आपको अमूमन एक बार पढ़ने के बाद चीजें रिटेन हो जाती है। तो एक बार आप लोग इनको गो थ्रो करेंगे सेशन को देखने के बाद, तो डेफिनेटली आप इनको अच्छे से अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रोक के रख सकते हैं, ठीक है। अब गीत के बाद आता है गजल, और कई बार सवाल पूछा जाता है और गीत और गजल के बीच में क्या फर्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, गजल क्या है, उसके आवश्यक तत्वों को परिभाषित करें, ठीक है ना। यानी कि आपको क्या करना, परिभाषा देनी है उसके आवश्यक तत्वों की। तो ध्यान दीजिएगा, गजल की अगर आप लोग बात करते हैं तो गजल काव्य की एक लोकप्रिय विधा है जिसमें प्रेम, विरह, दर्द, जीवन दर्शन आदि भावों को सुंदर और प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया जाता है। समझ में आया? यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, गजल काव्य की एक लोकप्रिय विधा है जिसमें प्रेम, विरह, दर्द, जीवन दर्शन आदि भावों को सुंदर और प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गजल कई शेरों से मिलकर बनती है। गजल किन से मिलकर बनती है, शेरों से मिलकर बनती है, और प्रत्येक शेर अपने आप में पूर्ण अर्थ रखता है, ठीक है। तो गजल के अंदर आपको शेर दिखेंगे और शेर का अपना एक कंप्लीट डेफिनेशन होता है, कंप्लीट अर्थ होता है, कंप्लीट मीनिंग होता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा रखना है कि गजल जो होता है ना, गजल भी काव्य की एक लोकप्रिय विधा ही होती है जहां पर आप लोग प्रेम की बात करते हैं, विरह की बात करते हैं, दर्द की बात करते हैं, जीवन की बात करते हैं और दर्शन की बात करते हैं, और ये सारे भावों को आप लोग सुंदर और प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करते हैं, या गजलों के माध्यम से इनको व्यक्त किया जाता है, ठीक है। अगर आप लोग गजल के आवश्यक तत्वों की बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने बताया शेर इसका आवश्यक तत्व रहेगा, उसके बाद आपका मतला रहेगा, उसके बाद आपका मक्ता रहेगा, उसके बाद आपका काफिया रहेगा, और उसके बाद आपका रदीफ रहेगा, उसके बाद बह रहेगा। तो ये माय डियर फ्रेंड्स कुछ ऐसे आपके तत्व हैं, आप लोग क्या कहेंगे, आपके आवश्यक तत्व हैं जो गजल के अंदर होने जरूरी है। सबसे पहले शेर की बात करते हैं तो गजल की मूल इकाई को शेर कहा जाता है। मैंने बताया ना, गजल की मूल इकाई को शेर कहा जाता है, और शेर में दो पंक्तियां होती है। पहली पंक्ति को आप लोग कहते हैं मिसरा ए उला, याद रखिएगा, पहली पंक्ति को, शेर की पहली पंक्ति को क्या कहते हो, मिसरा ए उला कहा जाता है। दूसरी पंक्ति को आप लोग मिसरा ए सानी कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, गजल अपने आप में काव्य की एक लोकप्रिय विधा है जहां पर आप लोग सबसे पहले शेरों का इस्तेमाल करते हैं, और शेर गजल की मूल इकाई होती है, यानी कि गजल जिल से मिलकर के बना होता है ना, वो शेर होता है। और शेर के अंदर दो पंक्तियां मुख्य होती हैं, एक आपका पहला पंक्ति, एक दूसरा पंक्ति। पहली पंक्ति को मिसराए उला कहा जाता है और दूसरी पंक्ति को मिसराए सानी कहा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप लोग मतला की बात करते हैं तो गजल का पहला शेर मतला कहलाता है, ठीक है। अलग अलग शेर होंगे, तो पहला शेर क्या होगा, मतला होगा, और इसकी दो पंक्तियों में काफिया और रदीफ आते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, इसकी दोनों पंक्तियों में क्या दिखेगा, आपको काफिया भी दिखेगा और रदीफ भी दिखेगा। दोनों क्या होते हैं अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो पहला जो शेर है उसको क्या बोला जाता है, मतला बोला जाता है, ठीक है। और आपका एक होता है मक्ता। मक्ता का मतलब होता है जो आपका आखिरी शेर होता है। पहला क्या है, मतला, और आखिरी शेर क्या होता है, मक्ता होता है, जिसमें शायर अपना नाम उपनाम लिखता है, मक्ता कहलाता है, ठीक है। अब इसी तरीके से मैंने बताया काफिया। काफिया क्या होता है, रदीफ से पहले आने वाला समान तुक वाले शब्द काफिया कहलाते हैं। माने आप लोग ध्यान से समझिए, रदीफ जो होता है ना, रदीफ से पहले आने वाला समान तुक, ठीक है, वाले शब्द क्या कहलाते हैं, काफिया कहलाते हैं। अब ये रदीफ क्या होता है अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे अगर आप लोग दिल की बात करते हैं, मिल की बात करते हैं और खिल की बात करते हैं, ये कुछ बेसिक एग्जांपल है जो आप एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग रदीफ की बात करते हैं, हर शेर के अंत में बार बार आने वाला समान शब्द या शब्द समूह रदीफ कहलाता है, ठीक है। यानी कि हर एक शेर में आपको आखिरी में जो एक लयबद्धता दिखती है ना, एक सीक्वेंसिंग देखने को मिलती है, एक सिमिलरिटी देखने को मिलती है,
वो समान शब्द या समान शब्दों का समूह क्या कहलाता है? रदीफ कहलाता है, ठीक है। और रदीफ से पहले आने वाला समान तुक वाले शब्द क्या कहलाते हैं? काफिया कहलाते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना, जैसे आपका है हो गया, किया है हो गया, ये कुछ आपके एग्जाम्पल है, ठीक है। और गजल की लय या छंद को बाह्य कहते हैं और पूरी गजल एक की बाह में लिखी जाती है, ठीक है। तो ये माय डियर फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट शब्द है जिसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है। गजल क्या होता है और इसके आवश्यक तत्व क्या हैं, और हर एक तत्व को आपको परिभाषित करना है। और कोशिश कीजिएगा एक आध उदाहरण अगर आप लोग डाल देंगे तो बेटर आपका प्रेजेंटेशन यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। मैंने बताया था गीत और गजल काफी बार एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलता है। अब आगे आपका जो सवाल आएगा, पांचवा सवाल है, भाषा शैली क्या होता है? बातचीत और भाषा शैली के आवश्यक बिंदुओं पर चर्चा कीजिए। देखिए भाषा शैली का मतलब क्या होता है? वो विशेष तरीका जिसमें आप लोग अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, जो तरीका होता है उसी को आप लोग जर्नल लैंग्वेज में भाषा शैली कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, भाषा शैली से आशय उस विशेष तरीके से है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है, ठीक है ना। जो आपका भाषा जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं, हिंदी की बात कर लीजिए, अंग्रेजी की बात कर लीजिए, उर्दू जबान की बात कर लीजिए, किसी भी भाषा की आप लोग बात कीजिए। अब भाषा के अंदर भी आपको कहने का एक विशेष तरीका देखने को मिलता है, एक अपना अपना तरीका होता है। उस विशेष तरीकों उस विशेष तरीके को ही आप लोग क्या कहते हैं? भाषा की शैली कहते हैं, ठीक है। अब हर लेखक, वक्ता या कवि की अपनी अलग भाषा शैली होती है, ठीक है। याद रखिएगा, कोई भी कवि है, लेखक है या वक्ता है, हर एक किसी की अपनी एक भाषा शैली होती है, ठीक है। अब जैसे अगर आप लोग दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया था, बातचीत और भाषा शैली के आवश्यक बिंदुओं पर चर्चा कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, बातचीत और भाषा शैली के आवश्यक बिंदु में सबसे पहले आपकी स्पष्टता आती है, क्लैरिटी आती है। क्लैरिटी का मतलब क्या होता है? जो बात आप लोग कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जो बात आप लोग कहना चाहते हैं, वो स्पष्ट शब्दों में सामने वाले को समझ में आ जाए, ठीक है। यानी कि आप लोग कह सकते हैं भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए ताकि जो श्रोता है या जो आपका पाठक है आसानी से समझ सके, ठीक है। तो ये आपका बातचीत के अंदर पहला बिंदु है, जो स्पष्टता होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है शुद्धता होनी चाहिए, ठीक है। भाषा में व्याकरण, उच्चारण और शब्दों का सही प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। व्याकरण की बात कीजिए, उच्चारण की बात कीजिए, या शब्दों का सही प्रयोग होना चाहिए किसके अंदर? भाषा के अंदर। तीसरा है सरलता, बातचीत में कठिन शब्दों की बजाय सरल और सामान्य शब्दों का प्रयोग प्रभावशाली होता है, ठीक है। याद रखिएगा, जितनी सिंप्लिसिटी आप लोग रखेंगे ना, उतनी ही आपकी भाषा है वो कहीं ना कहीं प्रभावशाली रहेगी, क्योंकि लोगों के इजीली समझ में आ जाती है। इसके बाद मधुरता, मधुरता का मतलब होता है भाषा का स्वर विनम्र होना चाहिए और मधुर होना चाहिए, जिसमें संवाद अच्छा लगे, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि मधुरता उसके अंदर देखने को ही ना मिले, ठीक है। मधुरता होनी चाहिए, सीधी सीधी बात है, ठीक है। इसके बाद प्रभावशीलता, प्रभावशीलता का मतलब क्या? भाषा ऐसी हो जो सामने वाले को सकारात्मक प्रभाव डाले, ठीक है ना। आपकी भाषा कैसी होनी चाहिए? जो सामने वाले को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करे, ठीक है। आगे क्या है? परिस्थिति के अनुसार भाषा, जो भी आपकी परिस्थिति है, जो भी सर्कमस्टांसिस है, उसके अनुसार। जैसे बातचीत की भाषा समय, स्थान और व्यक्ति के अनुसार बदलनी चाहिए, ठीक है। कहाँ पे हो, क्यों हो, किस तरीके की बात करनी है, तो चीजें आपको बदलनी चाहिए। उसके बाद भावों की अभिव्यक्ति, भाषा शैली में भावनाओं और विचारों को सही ढंग से व्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपके कुछ कुछ बेसिक पॉइंट है। उसके बाद संक्षिप्तता है। संक्षिप्तता का मतलब क्या होता है? अनावश्यक शब्दों से बचें, कम शब्दों में स्पष्ट बात कहना अच्छी भाषा शैली मानी जाती है, ठीक है। अननेसेसरी जो शब्द है उनका इस्तेमाल नहीं करना है और कम शब्दों में अपनी बात को प्रेजेंट करना, ये क्या कहलाता है? ये संक्षिप्तता कहलाता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ बेसिक आप लोग कह सकते हैं भाषा शैली के आवश्यक बिंदु है जो बातचीत के अंदर होने चाहिए। और भाषा शैली की डेफिनेशन क्या है ये आपको गो थ्रू करना है। एक बार पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली आपको 101% क्लैरिटी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जो अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है, दैट इज द लघु कथा। क्या होता है? इसके स्वरूप एंड विशेषताएं बताइए, ठीक है। तो लघु कथा की अगर आप लोग बात करते हैं तो गद्य साहित्य की एक ऐसी विधा है, देखिए लघु साहित्य जो लघु कथा है वो गद्य साहित्य की विधा है जिसमें कम शब्दों में किसी घटना, भावना या सामाजिक सत्य को प्रभावशील ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। समझ में आया? यानी कि लघु कथा गद्य साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसमें कम शब्दों में किसी घटना, भावना या सामाजिक सत्य
को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। यह आकार में छोटी होती है, लघु होती है, लेकिन इसका संदेश गहरा और प्रभावशील होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो संदेश है, इसका जो मैसेज है, वो काफी डेप्थ में देखने को मिलता है और प्रभावशील देखने को मिलता है। वहीं अगर आप लोग लघु कथा के स्वरूप की बात करते हैं तो अलग अलग स्वरूप हमारे पास होते हैं। हमें आज की क्लास के अंदर 5 पढ़ने, ठीक है, कितने पढ़ने हैं? 5 पढ़ने हैं। जहां पर सबसे पहला संक्षिप्त गद्य रचना। लघु कथा आकार में छोटी होती है, एक घटना पर आधारित होती है, इसमें सामान्यतः एक ही घटना या विषय का वर्णन होता है और सीमित पात्र होते हैं, यानी कि पात्रों की संख्या बहुत कम होती है। और इसके अंदर जो अंत है ना, यानी कि लघु कथा का अंत ध्यान दीजिएगा, चौंकाने वाला और विचार उत्पन्न करने वाला होता है। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे 5वें पॉइंट की बात करते हैं तो सामाजिक यथार्थ होता है। इसमें समाज की समस्याओं, मानवीय भावनाओं और वास्तविकताओं को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये आपके बेसिक बेसिक पॉइंट है जो कहाँ पे लिखने हैं आपको, लघु कथा के स्वरूप के अंदर होनी चाहिए। यानी कि सबसे पहला संक्षिप्त होनी चाहिए, दूसरा एक घटना पर आधारित होनी चाहिए, तीसरा सीमित पात्र होने चाहिए, चौथा पॉइंट क्या, प्रभावशाली अंत होना चाहिए, और पांचवा पॉइंट क्या है, सामाजिक यथार्थ होना चाहिए, यानी कि सामाजिक सच समस्या, मानवीय भावनाओं और वास्तविकताओं को यहाँ पे दर्शाना चाहिए। ठीक है, तो ये तो आपके स्वरूप की बात हुई है। इसी तरीके से लघु कथा की अगर आप लोग विशेषता की बात करते हैं तो मैंने बता दिया संक्षिप्तता होनी चाहिए, यानी कि कम शब्दों में अधिक भाव व्यक्त किए जाते हो। ठीक है, रोचकता का मतलब क्या है, लघु कथा पाठक की रुचि बनाए रखती है। ठीक है, तो यानी कि लघु कथा के अंदर क्यूरियोसिटी होता है, ठीक है, रुचि होता है। ठीक है, इसी तरीके से प्रभावशीलता होता है, इसका संदेश सीधे पाठक के मन को प्रभावित करता है। इसके अलावा सरल भाषा होती है, भाषा सामान्यतः सरल और सहज होती है। और एक होता है आपका उद्देश्य पूर्णता। उद्देश्य पूर्णता का मतलब क्या है कि लघु कथा में कोई ना कोई शिक्षा, संदेश या सामाजिक संकेत छिपा होता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ बेसिक पॉइंट है जिनको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है। मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं ले रहा हूं क्योंकि ये बिल्कुल इजी चीजें हैं और ये आपका सब्जेक्ट बिल्कुल आसान है। केवल गो थ्रो करने से, सेशन को देखने के बाद आपको 101% क्लैरिटी हो सकता है। और सारी चीजें मैंने बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड की है, ताकि आप लोग इसको न केवल एक्सेस करने में सहूलियत रहे बल्कि इसको याद करने में भी आपको सहूलियत रहे। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग अपनी 5वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, निबंध क्या होता है, इसके महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से, तथा निबंध लेखन को परिभाषित करें। ठीक है, तो निबंध होता क्या, निबंध गद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी विषय पर लेखक अपने विचारों, भावनाओं और ज्ञान को क्रमबद्ध और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। समझ में आया? यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, निबंध गद्य साहित्य की एक विधा है जिसमें एक विषय पर लेखक अपने विचारों, भावनाओं, ज्ञान और ज्ञान को क्रमबद्धता यानी कि सीक्वेंसिंग में एंड प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। निबंध में विषय का विस्तार पूर्ण वर्णन किया जाता है। निबंध के अंदर आपको क्या दिखता है, जो विषय है और विषय का विस्तार पूर्ण वर्णन यहाँ पे देखने को मिलता है। अब निबंध के महत्वपूर्ण तत्व कौन से, जैसे आपका विषय वस्तु हो गया। विषय वस्तु का मतलब क्या होता है, विषय का मुख्य निबंध का मुख्य विषय स्पष्ट और सार्थक होना चाहिए। ठीक है ना, यानी कि जो निबंध है वो किस विषय के ऊपर है, इस चीज का क्लैरिटी होना चाहिए। ठीक है, अब आगे अगर आप लोग बात करते हैं भाषा शैली। भाषा शैली का मतलब क्या है, भाषा सरल, शुद्ध और प्रभावशाली होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि निबंध की भाषा कैसी होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका क्रमबद्धता। क्रमबद्धता का मतलब क्या है, विचारों को सही क्रम में प्रस्तुत करना आवश्यक है क्रमबद्धता के केस में। ठीक है ना, एंड स्पष्टता की बात करते हैं तो निबंध में विचार स्पष्ट और समझने योग्य होने चाहिए। ठीक है ना, अगर आप लोग किसकी बात करते हैं, स्पष्टता की बात करते हैं तो विचार कैसे होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए और समझने योग्य होने चाहिए। वहीं अगर आप लोग संक्षिप्तता की बात करते हैं तो अनावश्यक विचारों से बचते हुए आवश्यक बातों को प्रस्तुत करना ही संक्षिप्तता कहलाता है। और यहाँ पे प्रभावशीलता होनी चाहिए। प्रभावशीलता का मतलब है निबंध ऐसा हो जो पाठक पर अच्छा प्रभाव डाले। इसी तरीके से अगर आप लोग मौलिकता की बात करते हैं तो लेखक के अपने विचार और अनुभव निबंध को विशेष बनाते हैं। इसी को आप लोग क्या कहते हैं, मौलिकता। ठीक है,
तो ये निबंध से जुड़ा हुआ सवाल भी अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलता है, तो इसको भी आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना है। अब आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन रहेगा साहित्य क्या है, इसके स्वरूप तथा विशेषताएं बताइए। ठीक है, साहित्य क्या है और इसके स्वरूप और आपको इसकी विशेषताएं बतानी है। अब ध्यान दीजिएगा, साहित्य शब्द सहित से बना है। ठीक है, साहित्य शब्द किससे बना है, सहित से बना है, और इसका मतलब होता है हित के साथ। ठीक है ना, हित के साथ, ध्यान रखिएगा। और साहित्य वह रचना है जिसमें मानव जीवन, समाज, भावनाओं, विचारों और अनुभवों का एक सुंदर एवं प्रभावशाली वर्णन किया जाता है। ठीक है, अगर आप लोग दूसरे शब्दों में कहें तो आप लोग कह सकते हैं मानव जीवन की अनुभूतियों और विचारों की कल्पनात्मक अभिव्यक्ति को साहित्य कहते हैं। ठीक है, तो साहित्य क्या है, मानव जीवन की अनुभूति यानी कि जो एक्सपीरियंसेस हैं और विचारों की कल्पना अभिव्यक्ति को आप लोग यहाँ पे साहित्य कहते हैं। ठीक है, अब साहित्य में देखिए अलग अलग तरीके के साहित्य आप लोग पढ़ते हैं। अमूमन सबसे आगे आप सबसे पहले अगर आप लोग बात करते हैं तो कौन सा रहेगा सर, आपका गद्य साहित्य रहेगा, फिर आपका पद्य साहित्य रहेगा, फिर अगर आप लोग आगे चलते हैं तो लोक साहित्य रहेगा। तो तीन साहित्य आप लोग पढ़ने वाले हैं, गद्य साहित्य, पद्य साहित्य और आपका लोक साहित्य। ठीक है, गद्य साहित्य वह साहित्य होता है जिस साहित्य में सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग होता है, उसे गद्य कहते हैं। जैसे कहानी हो गया, उपन्यास हो गया, निबंध हो गया और जीवनी हो गया। पद्य के अंदर होता है साहित्य में छंद, लय और तुक का प्रयोग होता है, उसे पद्य कहते हैं। ठीक है, पद्यांश गद्यांश। ठीक है ना, यहाँ पे आपको छंद दिखेगा, लय दिखेगा, तुक दिखेगा, जैसे कविता, गीत और गजल। ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल है, पद्य कविता के एग्जाम्पल हैं। वहीं लोक साहित्य की बात करें तो जन सामान्य द्वारा रचित और प्रचलित साहित्य लोक साहित्य कहलाता है। ठीक है, जैसे लोक गीत हो गए, लोक कथा हो गई और कहावतें हो गई, ये कहाँ पे आते हैं, ये लोक साहित्य के अंदर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साहित्य के अंदर पद्य साहित्य, गद्य साहित्य और लोक साहित्य आपको पढ़ना है, और तीनों का एक्सप्लेनेशन आपको एग्जामिनेशन के दरमियान करके आना। ठीक है, चलिए साहित्य की विशेषता पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। साहित्य की क्या क्या विशेषता होती है, तो साहित्य आपका भावपूर्णता से भरपूर होना चाहिए, उसके अंदर भावपूर्णता होनी चाहिए, यानी कि साहित्य में मानव भावनाओं का सुंदर अभिव्यक्ति होना चाहिए, कल्पनाशील होना चाहिए, इसमें लेखक की कल्पना शक्ति का विशेष महत्व होता है। समाज का दर्पण, साहित्य समाज की परिस्थिति और वास्तविकताओं को दर्शाता है। वहीं मनोरंजन की बात करते हैं तो साहित्य पाठकों को आनंद और मानसिक संतोष प्रदान करता है। और शिक्षा प्रदता होनी चाहिए, यानी कि साहित्य में ज्ञान, नैतिक शिक्षा और प्रेरणा मिलनी चाहिए। भाषा की सुंदरता होनी चाहिए, साहित्य में प्रभावशाली और कलात्मक भाषा का प्रयोग होना चाहिए। सिंपल सिंपल सा मामला। और सर्वकालिकता का क्या मतलब है, अच्छा साहित्य हर समय और हर जगह समाज में प्रासंगिक रहता है। ठीक है, तो साहित्य क्या होता है, इससे जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी मैंने आपको दी है वो तमाम जानकारी आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना। अगला है साहित्य में दर्शन की क्या भूमिका होती है। ध्यान दीजिएगा, ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, यानी कि साहित्य में, लिटरेचर में फिलोसफी का क्या रोल रहता है, तो साहित्य और फिलोसफी का गहरा संबंध है। दर्शन जीवन, सत्य, नैतिकता और मानव अस्तित्व के प्रश्नों का विचार करता है, जबकि लिटरेचर इन विचारों को भावात्मक और कलात्मक रूप से प्रेजेंट करता है। ठीक है, समझ में आया, यानी कि जो आपका दर्शन है वो जीवन, सत्य, नैतिकता और मानव अस्तित्व के प्रश्नों पर विचार करता है, और जो भी निकल के आता है उसको लिटरेचर भावनात्मक और कलात्मक रूप से प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना एक इंपॉर्टेंट रोल होता है फिलोसफी का लिटरेचर के अंदर। अब ध्यान दीजिएगा, साहित्य में दर्शन की मुख्य भूमिका क्या है। ठीक है, जैसे जीवन दृष्टि प्रदान करता है, साहित्य के अंदर दर्शन जीवन दृष्टि प्रदान करता है। दर्शन साहित्य को जीवन को समझने की दृष्टि देता है। ठीक है, दर्शन साहित्य को जीवन को समझने की दृष्टि देता है। लेखक अपने विचारों और अनुभवों को दार्शनिक आधार पर प्रस्तुत करता है। इसी तरीके से सत्य और नैतिकता का चित्रण होता है। साहित्य में अच्छे बुरे, सत्य असत्य और नैतिक मूल्यों का वर्णन दर्शन के माध्यम से होता है। इसी तरीके से मानव जीवन के प्रश्नों पर विचार किया जाता है। दर्शन साहित्य को जीवन, मृत्यु, आत्मा, प्रेम और अस्तित्व जैसे गहरे शब्दों पर विचार करने की प्रेरणा देता है। समाज सुधार में सहायता, यानी कि दर्शन विचार साहित्य के माध्यम से समाज और जागरूकता और सुधार लाने का कार्य करता है। उसके बाद भाव और विचारों में गहराई, दर्शन साहित्य को केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रखता बल्कि उसमें चिंतन और गंभीरता जोड़ता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या रहेगा सर, आदर्शों की स्थापना, साहित्य में आदर्श जीवन, मानवता, समानता और नैतिकता जैसे मूल्यों की स्थापना दर्शन के प्रभाव से होती है। ठीक है, तो ये इसमें कुछ समझाने वाली बात मेरे को लगता नहीं है, इन नोट्स को आपको पढ़ के भी काफी हद तक क्लैरिटी मिल जाएगा।
ठीक है। अब ये आपका नवा क्वेश्चन था, नो क्वेश्चन। आई होप कि आपको एक क्लैरिटी मिला होगा और यहाँ तक समझ में आया होगा क्या क्या चीजें। अब 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कविता और खुली कविता क्या होती है, कविता की मुख्य विशेषताएं बताइए। पढ़ भी चुके हैं, अब यहाँ पे देखिए कैसे आपको करना है। कविता क्या होता है, कविता साहित्य की एक प्रमुख विधा है जिसमें भावना हो, विचारों, अनुभवों को सुंदर, लयात्मकता और कलात्मक भाषा में व्यक्त किया जाता है। कविता में कल्पना, रस, अलंकार और भाव का विशेष महत्व होता है, ये आपको याद रखना। वहीं खुली किताब की बात करते हैं तो इसको मुक्त कविता भी कहते हैं, खुली कविता को, ठीक है ना। वह कविता है जिसमें पारंपरिक छंद, तुक और निश्चित लय के नियमों का पालन आवश्यक नहीं होता, कंपलसरी नहीं होता, ठीक है। इसमें कवि अपने विचारों और भावनाओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकता है, यानी कि जो विचार है वो किसी नियम के साथ नहीं बंधे होते, वो अपने हिसाब से तमाम विचारों को क्या कर सकता है, प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। कविता की मुख्य विशेषताओं की बात करती है तो अगेन वही सारे पॉइंट है, भावपूर्णता होनी चाहिए, लयात्मकता होनी चाहिए, कल्पनाशीलता होनी चाहिए, सौंदर्यात्मक भाषा होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए, रस और अलंकार होना चाहिए और संगीतात्मकता होनी चाहिए। सारे पॉइंट हम लोग मल्टीपल टाइम पढ़ चुके हैं, तो इसको आप लोग पीडीएफ के अंदर से एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, बहर और छंद को परिभाषित कीजिए। देखिए बहर और छंद के अंदर अक्सर सवाल आता है, ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। बहर का मतलब क्या होता है सर, बहर का मतलब है गजल या उर्दू कविता की वह निश्चित लयात्मक संरचना जिसके अनुसार पूरी गजल लिखी जाती है। समझ में आया? बहर का मतलब है गजल या उर्दू कविता की वह निश्चित लयात्मक संरचना, ठीक है, जिसमें पूरी गजल लिखी जाती है। सरल शब्दों में कविता या गजल की ताल और मात्राओं के नियमों को, यानी कि कविता और गजल की ताल और मात्राओं के नियमों को बहर कहा जाता है। वहीं छंद की अगर आप लोग बात करते हैं तो छंद कविता लिखने का वह नियम है जिसमें वर्णों, मात्राओं, लय और तुक का निश्चित कर्म होता है, ठीक है। छंद कविता को सुंदर, लयात्मक और संगीतपूर्ण बनाता है, ठीक है। तो दीज आर द वेरी बेसिक पॉइंट जिनको आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने फर्क है, ये बहर है और ये छंद है, ठीक है। संबंध देखिए, मुख्यतः गजल और उर्दू कविता से बहर का संबंध होता है, हिंदी एवं संस्कृत कविता से छंद का संबंध होता है, ठीक है। आधार की अगर आप लोग बात करते हैं, मात्रा और लय का निश्चित पैटर्न बहर कहलाता है, वर्ण, मात्रा, लय और तुक के नियमों को छंद कहा जाता है। प्रयोग की बात करते हैं तो गजल में अधिक होता है बहर का, कविता में छंद का ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है जिसको आपको अच्छे से लर्न करना है। आगे देखिए कहानी क्या होता है तथा कहानी में कथानक और चरित्र चित्रण क्या होता है। देखिए कहानी क्या है आप सभी जानते हैं, कहानी का क्या मतलब होता है, गद्य साहित्य की एक लोकप्रिय विधा जिसमें किसी घटना, पात्र या जीवन की परिस्थिति का रोचक और प्रभावशील वर्णन किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहानी का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा और संदेश देना होता है, ठीक है, यानी कि एंटरटेनमेंट भी हो और यहाँ पे एक मोरल मैसेज भी रहे, ठीक है ना। अब कथानक क्या होता है, कथानक कहानी की मुख्य घटनाओं का क्रमबद्ध ढांचा, ठीक है ना, कहानी की मुख्य घटनाओं का क्रमबद्ध जो ढांचा है वो कथानक कहलाता है। यह कहानी की शुरुआत, मध्य और अंत को जोड़ता है, ठीक है। कौन जोड़ता है, कथानक जोड़ता है। और कथानक का महत्व क्या होता है, कहानी को रोचक बनाता है, पाठक की रुचि बनाए रखता है, घटनाओं को सही क्रम में प्रस्तुत करता है और कहानी को उद्देश्यपूर्ण बनाता है। और अगर आप लोग चरित्र चित्रण की बात करते हैं तो चरित्र चित्रण का मतलब होता है कहानी के पात्रों के स्वभाव, व्यवहार, विचार और व्यक्तित्व का वर्णन करना चरित्र चित्रण होता है। इसके माध्यम से पाठक पात्रों को समझ पाते हैं, ठीक है, यानी कि जो कैरेक्टर है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको समझ पाते हैं। और चरित्र चित्रण का महत्व क्या, पात्रों को जीवंत और वास्तविक बनाना, जो पाठक को कहानी से भावात्मक रूप से जोड़ना और कहानी के संदेश को प्रभावशील बनाना, ठीक है। और पात्रों के माध्यम से नैतिक शिक्षा मिलती है, ठीक है। ये कुछ बुनियादी बातें हैं जो आप सभी जानते हैं, यहाँ पे कोई ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, दैट इज द काव्यात्मक बिंब को परिभाषित करना है। सर ये काव्यात्मक बिंब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, काव्यात्मक बिंब वह कलात्मक चित्र या मानसिक छवि है जो कवि अपनी कल्पना और शब्दों के माध्यम से पाठक के मन पर उत्पन्न करता है। यानी कि जो छवि बनता है ना वो कलात्मक चित्र हो सकता है, मानसिक छवि हो सकता है, उसको आप लोग काव्यात्मक बिंब कहते हैं। उस कविता की वजह से जो बिंब बना, ठीक है ना, यह कविता को जीवंत, सुंदर और प्रभावशीलता बनाता है, ठीक है ना, यानी कि प्रभावशील बनाता है, ठीक है। जैसे नीले आकाश में उड़ते सफेद बादल, इसका मतलब क्या है, इस पंक्ति को पढ़कर मन में एक सुंदर दृश्य बनता है, यह काव्यात्मक बिंब है। यानी कि आपने कहा नीले आकाश में उड़ते एक सफेद बादल, तो आपके एक बिंब बना होगा, ठीक है, जब हम कविता को पढ़ते, अभी तो नहीं लेकिन जब कविता पढ़ते उस टाइम की बात हो रही है, ठीक है।
काव्यात्मक बिंब की विशेषताएं क्या है? ये आपका कल्पनाशीलता रहता है, चित्रात्मक रहता है, भाव अभिव्यक्ति होती है और सौंदर्य होता है। ये बहुत बेसिक पॉइंट है जिनको आपको गो थ्रो करना, ठीक है। अब यहाँ पे तीन चीज ध्यान दीजिएगा, आपको अंतर स्पष्ट करने के लिए तीन चीजें पूछी जाएंगी। गजल और खुली किताब के अंदर बीच कहानी और आपको निबंध के बीच में डिफरेंस, और गीत और गजल के बीच में मैंने पहले भी बताया हुआ था। अब देखिए इनके आंसर मैंने इसी पीडीएफ के अंदर लगा दिए हैं। गजल और खुली किताब में क्या अंतर होता है, निबंध और कहानी में क्या अंतर होता है, उसके बाद आपका क्या रहेगा, गीत और गजल में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो ये आपको इस पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको, अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक करते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करते हैं और कमेंट सेक्शन में पीडीएफ लिखते हैं, साथ साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं, तो या तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर या तो आप लोग जब पीडीएफ कमेंट करेंगे तो पीडीएफ के रिप्लाई में आपको यहाँ पे पीडीएफ लिंक देखने को मिल जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत छोटा सा सब्जेक्ट था, ठीक है ना, जिसके अंदर बहुत कुछ आपको समझने की जरूरत नहीं है, और हम लोगों ने आज के वन शॉट वीडियो लेक्चर के अंदर आपके तमाम मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यूज को डिस्कस किया, जिनके इस बार आपके फाइनल एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, संभावना बहुत ज्यादा रहने वाली है। उम्मीद करता हूं आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, कंटेंट यूजफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बाय, स्टिल कीप लर्निंग।